बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू पे बात करने की कोशिश की है और हमने हमेशा ये सोचा है कि जो भी करंट इश्यूज़ हों या पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जिन कंप्लेंट के साथ रिपोर्ट हों, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर अपने एक्सपर्ट को बुलाएं, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आपकी ज़िंदगियों में आसानियां पैदा करने की कोशिश करें। आज का जो हमारा मौजू होगा, इसमें हम बात करेंगे कि आपकी जो खूबसूरती होती है आज के इस जदीद दौर के अंदर, जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है और हर बंदा कैमरे पे आना चाहता है, कैमरे पे दिखना चाहता है और कैमरे पे अपनी खूबसूरती बनाना चाहता है। इसी तरह आप देखते हैं लोग फिल्टर का यूज़ करते हैं और डिफरेंट किस्म की ऐप्स यूज़ करके अपने चेहरे को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं। आपकी इस खूबसूरती को रियलिटी में कैसे बरकरार रखा जा सकता है, आपकी इस खूबसूरती को थ्रू मेडिकल प्रोफेशनल लोग किस तरह आपको बुढ़ापे से जवानी में कन्वर्ट करते हैं और जवानी से आपको लड़कपन में ले जाते हैं, ये आज के जदीद दौर का एक करिश्मा है। इसी पर बात करने के लिए आज मेरे स्टूडियो के अंदर जो दो मोस्ट पॉपुलर गेस्ट यहाँ पे मैंने इनवाइट कर रखी हैं, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर महनाज आसिम, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन हैं और बेशुमार एक्सपीरियंस इकट्ठा किए हुए हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। उसके साथ मेरे साथ डॉक्टर सबाहत अली जैदी तशरीफ़ रखती हैं, जो कि माहिर हैं और एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं और कंसल्टेंट भी हैं। फिर उसके बाद आपकी स्किन के ऊपर आने वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं उससे रेलिवेंट जितने भी आगाही प्रोग्राम होते हैं, डॉक्टर साहब का उसमें भी एक अहम रोल है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। दोनों जो मेरी गेस्ट हैं जिनको हमने आज मदऊ किया है, इनका रिवाइवल 369 के नाम से एक ऐसा सेटअप है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं और जाने के बाद आपको लगता है कि मैं शायद जिस जगह का सोच के आया था ये उससे भी कहीं बढ़ के है, और फिर अब वहाँ पे जो आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो प्रोसीजर्स कंडक्ट किए जाते हैं, उसमें एक बेस्ड ऑन साइंस तरीका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि डिफरेंट सैलून्स में चले जाएं या किसी भी कोएक्स के पास चले जाएं तो वहाँ पे ना तो कोई हाइजीन्स होती है, कोई हाइजीनिक का ख्याल नहीं रखा जाता, सफाई का ख्याल नहीं होता, कोई म्यार नहीं होता, आपका स्टैंडर्ड नहीं है, या आपका अपना एक तरीका नहीं है कि आप एक बीमारी से ठीक होने के लिए जाते हैं 10 बीमारियां और लेके आते हैं। तो इनका जो सेटअप है वो इन सारे जितने भी मामला हैं इनसे फ्री है और खूबसूरत अंदाज में उसको डिज़ाइन किया गया है। तो डॉक्टर साहब, आज तो हमने आपको जैसे बुलाया यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये आपसे बात करूँगा कि ये जो आपने रिवाइवल 360 रिवाइवल 360 ये बनाने का कॉन्सेप्ट आपको कैसे आया, क्या सोच के बनाया? भाई, हमने तो यही सोचा कि अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत पैदा किया है, लेकिन हम उस खूबसूरती को बहुत सारी वजूहात की वजह से, अपनी फैमिली इशू, स्ट्रेस की वजह से मेंटेन नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग हमारे पास आए, हम उनकी खूबसूरती को मेंटेन करने में उनकी हेल्प करेंगे डिफरेंट प्रोसीजर्स के साथ। ठीक है, तो ये सोचने में कितना टाइम लगा? रिवाइवल 360 को आपने कैसे डिजाइन किया? जी डॉक्टर सबाहत, हमने डॉक्टर सबाहत अली ज़ैदी, ये मेरा ख्याल आपका मशवरा किया। हाँ जी बिल्कुल, मोटिवेशन डॉक्टर सबाहत की ही थी। एक्चुअली ऐसा है कि हमने नोट किया कि हमारा जो हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा भी हो गया है कि हर सैलून में, हर पार्लर में मशीन्स ले ली हैं, उन्होंने एस्थेटिक का काम शुरू कर दिया है। उनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। ठीक है, उनके रेट्स बहुत कम होते हैं, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर वहाँ पे जाके वो ट्रैप हो जाते हैं और स्किन के फिर इश्यूज इतने ज़्यादा हो जाते हैं, फिर वो डर्मेटोलॉजिस्ट के चक्कर लगाते हैं। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि हम एक ऐसा कोई क्लिनिक डिज़ाइन करें जो हाइजीनिकली बहुत अच्छा हो, उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हो, लेकिन लोगों के विद इन रीच भी हो, इतना एक्सपेंसिव ना हो कि कोई बंदा उसको अफोर्ड भी ना कर सके। तो इसलिए हमने इस कॉन्सेप्ट के साथ इसको शुरू किया और इस पर हमने बहुत ज़्यादा वर्क किया। हमें तकरीबन 1.5-2 साल तो सिर्फ प्लानिंग में लगे कि हम कैसे शुरू करें, फिर ये कि हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहे, क्योंकि हम चाहते थे कि हमें हर जो काम हम करें वो एक्सेप्शनली गुड हो। तो उसमें भी हमें टाइम लगा, उसको सोचने में, फिर करने में। फिर हमने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में ये हुआ कि हमने एक छोटे से सेटअप से शुरू किया, लेकिन हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि 2 महीने के अंदर अंदर हमें एक बड़ी जगह पे शिफ्ट होना था। तो वो फिर हमें वहाँ पे हमें साल से ज़्यादा हो गया है जो दूसरे क्लिनिक में हम शिफ्ट हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है।
ठीक हो गया। तो ये आपको कैसे आपके माइंड में आया कि सेकंड कप कॉफी के बिल्कुल साथ बनाना ताकि लोग कॉफी पीने आए और उसके साथ जो है ना वो अपनी स्किन को भी ट्रीट करवाए? वो तो जगह ही बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा वहाँ रौनक होती है, इतने सारे हमारे इर्द गिर्द रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ वहाँ पर आते हैं। तो हमें लगा कि वहाँ पर सिटिंग एरिया भी है, लोग वहाँ पे आके जमा भी होते हैं, तो जाहिर है कि उनको एक एक्सेसिबल जगह है, जिस तरह कहते हैं ना हार्ट ऑफ लाहौर इज मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग। तो हमने एक हार्ट ऑफ लाहौर देखकर उसके अंदर हमने खोला कि लोगों को एक्सेस भी ईजी हो, ढूंढना भी मुश्किल ना हो, और इस तरह फिर लोगों को जाहिर है लोग आएंगे हमारे पास। ठीक हो गया। जो उसका इंटरनल जो आपका इंटीरियर आपने डिजाइन किया है, उसकी जो खूबसूरती बनाई है, तो उसमें आपको किसने हेल्प आउट किया? हमने इसके अंदर प्रॉपर सर्विसेज लिए हैं। हमने आर्किटेक्ट हैं समीन जहरा, उनसे हमने हेल्प ली है। एक और हमारे जो मेन मैनेजर हैं शाहजेब, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा एस्थेटिक सेंस है। तो आर्किटेक्चर की जो ज़्यादातर और इंटीरियर्स की खिदमत है हमने समीन जहरा से ली हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर महनाज आसम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस मेरा ख्याल है कि कम से कम को 30 इयर्स तो हो गए होंगे। नहीं, 24 इयर्स। 24 इयर्स हो गए। 24 इयर्स में जो आपने आम प्रैक्टिस की है और आज की जो आप प्रैक्टिस एस्थेटिक की कर रहे हैं, इसमें आपने क्या फर्क महसूस किया? इसमें काफ़ी डिफरेंस है। देखिए, जनरल प्रैक्टिस में तो पेशेंट्स आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल नज़ला, बुखार, खांसी या किसी भी बीमारी के साथ, लेकिन एस्थेटिक वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं और काउंसलिंग भी मुश्किल होती है। काउंसलिंग भी बहुत मुश्किल होती है। वो यही सोच के आते हैं कि जिस तरह डिफरेंट फिल्टर्स के साथ लोग खूबसूरत लगते हैं, हम नेचुरली वैसे लगें। लेकिन जाहिर है जब आपकी एज हो जाती है और आप शुरू से अपनी स्किन का नहीं ख्याल रखते, तो उस जगह पर वापस आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन लोग यही समझते हैं कि एक सेशन होगा सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। मल्टीपल सेशंस करवाने पड़ते हैं कोई भी प्रोसीजर हो। तो आपको कैसे महसूस होता है जब एक मायूस चेहरा आपके पास आता है और खुश होकर वापस जाता है? बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है डॉक्टर साहब आपने तो मुझे जवान बना कर दिया। वाकई ऐसे होता है। अच्छा डॉक्टर सबात अली ज़ैदी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने जब ये एस्थेटिक शुरू किया जी, तो MBBS तो आ चुके, आप ऑलरेडी डॉक्टर थी, तो एस्थेटिक का जो कोर्स आपने 2 साल का किया, 1 साल का किया, 4 साल का किया, इसके बाद जब आप प्रैक्टिस में आई तो आपको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा? एक तो एस्थेटिक प्रोसीजर्स के हवाले से, क्वैकरी के हवाले से। एक तो यही सबसे ज़्यादा ये कि एस्थेटिक के बारे में अवेयरनेस जो है वो लोगों के अंदर बहुत कम है। ये सबसे बड़ा जो मेन मसला है वो ये है। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि जो हम करते हैं ये एस्थेटिक प्रोसीजर्स, ये ऐसे जैसे कोई प्लास्टिक सर्जरी है। प्लास्टिक सर्जरी एक अलग डोमेन है जिसमें आपकी शक्ल चेंज होती है। हमारा जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें होता है कि आपकी जो अपनी शक्ल है उसको हम कितना बेहतर कर सकते हैं, वो हम करें। एज रिवाइंड करने की कोशिश करते हैं हम। वी try to shed years of your skin, of your face, of your personality. वेट लॉस में हम हेल्प करते हैं लोगों को, ओवरऑल उनकी ग्रूमिंग में। तो उसमें सबसे ज़्यादा तो एक अवेयरनेस लोगों को नहीं है। फिर ये कि लोगों को ये नहीं पता कि आपको एक एस्थेटिक फिजिशियन के पास क्यों जाना चाहिए। उनको ये लगता है कि जी अगर एक एस्थेटिक प्रोसीजर, एक सैलून या कोई क्वैक आपसे हाफ प्राइस में कर रहा है तो हम उसके पास क्यों ना चले जाएं। ठीक है। तो एक तो ये अवेयरनेस की कमी। दूसरा ओवर एक्सपेक्टेशंस। जैसे हमारे पास यंग गर्ल्स आती हैं, हमारा तो जो स्लोगन या हमारा मोटो आप कह लें वो है डिस्कवर योर इनर ब्यूटी। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि खूबसूरत हर इंसान है, ठीक है, उसके अंदर ही है। हम सिर्फ हेल्प करते हैं उनकी खूबसूरती को बाहर लाने में। हम क्रिएट नहीं कर रहे, वो तो अल्लाह ताला की क्रिएटेड है, उसी को हम पॉलिश करते हैं, उसको हम उसकी बेस्ट उस पर लेकर आते हैं, जो स्टेट होती है उसमें ला सकते हैं। तो ये एक तो ओवर एक्सपेक्टेशंस लोगों की, लैक ऑफ अवेयरनेस। उनको बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि अगर आपको ऐसा प्रोसीजर करा रहे हैं किसी क्वैक से, वो इन द लॉन्ग रन आपके लिए कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, आपकी स्किन के लिए कितने नुकसान हो सकते हैं उसके। समटाइम्स कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं उसकी पिगमेंटेशन उसके बाद हो जाती है, स्कारिंग हो जाती है जो ठीक नहीं हो सकती। तो ये कि इस तरह हमें ये सारे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हुए कि लोगों की अवेयरनेस। तो फिर उसमें कि जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हम सबसे पहले उनकी काउंसलिंग करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि हर एस्थेटिक प्रोसीजर हर चेहरे के लिए नहीं है। ठीक है, वो पेशेंट टू पेशेंट डिफाइन होता है, डिफाइन करता है। हर एक को जो फोन पे हमसे पूछ रहे होते हैं, जी मैंने ये, कोई मुझे फोन करेगा वो कहेगा जी हम तो बोटॉक्स लगवाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई आप पहले आएँ, हम देखेंगे आपको रिक्वायर्ड है कि नहीं है। आफ्टर कंसल्टेशन ही हम बता सकते हैं कि आपको ज़रूरत भी है या नहीं, क्योंकि हम अननेसेसरी प्रोसीजर्स नहीं करना चाहते। अब कोई इंसान है उसको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन बिला वजह से पैसे बनाने के लिए वो करते रहें, तो ये हम नहीं करना चाहते। तो इसलिए कंसल्टेशन इज़ अ मस्ट।
ठीक है डॉक्टर महनाज, आप जो कि बड़े फ्रेश मूड में होती हैं और मेरा सवाल भी आपके पास इसी तरह का ही आता है। हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि 360 रिवाइवल 360 के अंदर कौन कौन सी मशीनरी अवेलेबल है? हमारे पास माइक्रो नीडलिंग की फैसिलिटी है, हाइड्रा फेशियल तो है ही है, उसमें हम सिंपल भी करते हैं, मेडिकेटेड भी करते हैं, और हेयर रिमूवल लेजर भी है हमारे पास। ठीक है। और हम PRPs भी करते हैं, थ्रेड फिलर्स भी करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये सारे प्रोसेस जितने भी होते हैं, ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं, ये डे केयर प्रोसीजर है रोजाना की बेस पे? बिल्कुल। ठीक है, कोई एडमिशन वाला इसमें कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सुबात अली ज़ैदी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मैंने विजिट किया रिवाइवल 360 का, तो मुझे वहाँ पे ये पता चला कि हाइड्रा फेशियल जो है वो 2 कैटेगरीज में है, मेडिकेटेड है और नॉन मेडिकेटेड है। तो इसको जरा डिफाइन करें, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड ये क्या है, हमारी नाजरीन जाने। जी, एक्चुअली ये इसके ना स्टेप्स पे डिपेंड करता है। यूजुअली हाइड्रा फेशियल के जो सिंपल हाइड्रा फेशियल है 7 to 10 स्टेप्स होते हैं, लेकिन जब हम मेडिकेटेड करते हैं तो 14 स्टेप्स होते हैं। उसमें ये होता है कि हम एक्स्ट्रा सीरम्स यूज़ करते हैं, फिर जो पेशेंट की जो भी स्किन की टाइप है उसके हिसाब से हम उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करते हैं ताकि उसको ज़्यादा ग्लो आए। एक्नी और म्लाज्मा के लिए हम मेडिकेटेड एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। यानी अगर एक्नी ज्यादा निकले हुए हैं और उनकी स्किन ज्यादा जो है डैमेज है तो मेडिकेटेड पे जाना पड़ेगा। अगर कोई बंदा वैसे शौकिया को पार्टी और शादी के लिए जरूरत है हाइड्रा फेशियल, देखिए हमारी इतनी ज्यादा पोल्यूशन है, सन एक्सपोजर इतना ज्यादा है, तो हाइड्रा फेशियल तो हर किसी को कराना चाहिए। ठीक है, लेकिन लोग, हमारी ऑडियंस ये भी समझती है ना, समटाइम वो कहते हैं कि जी हमने फेशियल करवा लिया, तो हाइड्रा फेशियल और फेशियल में क्या फर्क है? देखिए, जो सिंपल फेशियल पार्लर्स वाले करते हैं वो तो ब्लीच करते हैं, डिफरेंट क्रीमें मारी और जी क्लींजिंग की और स्क्रब किया और उसके बाद ब्लीच करते हैं, स्किन पॉलिश लगाते हैं। हम स्किन पॉलिश वगैरह कुछ भी नहीं यूज करते, हमारे पास डिफरेंट सीरम्स होते हैं, हम उनकी हेल्प से करते हैं हाइड्रा। ठीक है, तो हाइड्रा फेशियल जो है ये एक आदमी कितने वक्फे से करवा सकता है, कब कब करवा सकता है, या उसको हर वीक में करवाना है, महीने बाद करवाना है, या डिपेंड करता है कि उसकी स्किन को कब जरूरत है? देखिए, मेडिकली अगर हम देखे जाएं, जो हमारी बुक्स में जिस तरह है कि आफ्टर 28 डेज आपके फेस के ऊपर एक डेड स्किन लेयर आ जाती है, यानी 4 वीक्स। जी, तो हाइड्रा फेशियल आपको हर महीने कराना चाहिए फॉर अ बेटर मेंटेन्ड स्किन। ठीक है। फेशियल तो अक्सर हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है, लोग कहते हैं कि अब हमने शादी पे जाना है, अब हमने फेशियल करा लिया। ऐसे नहीं है, हाइड्रा फेशियल आप पूरे हर महीने कराएं ताकि आपकी स्किन पे रिंकल्स कम हो, आपके स्किन पे जैसे स्पॉट्स पड़ जाते हैं, कोई और प्रॉब्लम्स है स्किन प्रॉब्लम्स, तो आपकी ओवरऑल वैसे ही स्किन हेल्दी रहे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर महनाज, जो क्रोनिक पेशेंट होते हैं, जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या कोई दवाइयाँ खा रही हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो क्या वो उनके लिए भी हाइड्रा फेशियल जो है वो सेफ है, वो करवा सकती हैं? जी, हाइड्रा फेशियल तो सब करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई मसला नहीं है। बाकी जो प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे आप PRP करवाना चाहते हैं, माइक्रो नीडलिंग या बुटॉक्स, क्योंकि उसमें जाहिर है कि थोड़ा वो इन्वेसिव प्रोसीजर्स में आ जाते हैं, सेमी इन्वेसिव, तो उसमें ब्लड प्रेशर का तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन शुगर कंट्रोल होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और प्रेगनेंसी में हम मशवरा देते हैं कि ना करवाएं कोई भी प्रोसीजर, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। ऐसा होता है, हमने देखा कि कुछ पेशेंट जो ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट के साथ आते हैं, वो कहते हैं जी मेरी स्किन को कुछ लगा तो मुझे जो है ना वो पता नहीं मेरी शुगर हाई हो जाएगी, मेरा PP हाई हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, बल्कि हम पेशेंट्स को, हम जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं उनको हम बहुत ज्यादा रिलैक्स करते हैं। जो हाइड्रा के प्रोसीजर में तो पेशेंट वैसे ही रिलैक्स हो जाता है, बल्कि ब्लड प्रेशर मेरा ख्याल है कम हो जाता होगा प्रोसीजर के करवाने के बाद, फिर जरा ज्यादा नहीं बिल्कुल नहीं होगा ज्यादा, बल्कि नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा। डॉक्टर तनवीर, एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल है तो जैसे आप कोई भी बड़ी से बड़ी सर्जरी करवा सकते हैं, जैसा शुगर कंट्रोल है तो आप कोई भी प्रोसीजर करवा सकते हैं। दूसरी बात है कि सिर्फ प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हम कहते हैं कि लेज़र वाले काम हम नहीं करते पेशेंट्स पे, सिवाय हाइड्रा फेशियल के हम फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सुबात, कुछ पेशेंट ऐसे भी आपके क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते होंगे, हमारे भी क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं लोग, कि उनको एलर्जी होती है डिफरेंट केमिकल से, सीरम से, तो उसका फिर ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं?
देखिए, एक तो ये कि हम जब शुरू में फॉर्म फिल करते हैं, जब कंसल्टेशन होती है तो हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको किसी चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर पेशेंट कहता है कि हाँ मुझे एलर्जी हो जाती है किसी चीज़ से, तो फिर हम उस हिसाब से बहुत माइल्ड चीज़ें यूज़ करते हैं। उसका फिर स्पेशल हम वो ट्रीटमेंट करते हैं कि उसको कोई एलर्जी ना हो। जैसे कुछ लोग होते हैं वो पहले ही कह देते हैं हमारी स्किन एक्नी प्रोन है, यानी हमें एक्नी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उनको इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करें कि उनको बाद में एक्नी ना हो। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर महनाज, माइक्रो नीडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये किस चीज को ज्यादा ट्रीट करते हैं? डिफरेंट प्रोसीजर्स, जैसे आपके फेस पे एक्नी है या कभी एक्नी हुई थी उसके निशान रह गए हैं, या एज स्पॉट होते हैं, सन एक्सपोजर की वजह से स्किन पे तिल वगैरह बन जाते हैं जो भी, हाँ जी, उन स्किन टैग तो वो प्लाज्मा पेन से रिमूव करते हैं ना, कॉटरी करते हैं उनकी, लेकिन वैसे जो हल्के फुल्के निशान दाग धब्बे होते हैं उनको क्लियर करने के लिए जी बिल्कुल। और ये जो प्रोसीजर होता है माइक्रो नीडलिंग वाला, ये हमें कितनी दफा करना पड़ता है? यानी एक ही दफा या उसके बाद दोबारा भी आना पड़ता है? सेशंस लेने पड़ते हैं, कम से कम 3 या 4 तो मस्ट होते हैं। बाकी डिपेंड करता है कितने गहरे स्कार हैं, निशान हैं कितने ज़्यादा हैं, या हमें फर्स्ट सेशन के बाद कैसा रिस्पॉन्स मिला है पेशेंट की तरफ से, कितने ठीक हो गए हैं, कितने मजीद रिक्वायर्ड हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि लेज़र थेरेपी भी आजकल आम है जी, और लोग जो ना हेयर रिमूवल की तरफ भी बढ़ रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो, तो सभी चाहते हैं गैर जरूरी बाल स्किन से उतर जाएं। तो हेयर रिमूवल के ऊपर आप बीइंग एस्थेटिक फिजिशियन, आप ये क्या समझती हैं कि ये सेफ एंड साउंड प्रोसीजर? लेज़र हेयर रिमूवल बिल्कुल 100% सेफ प्रोसीजर है। रीज़न ये है कि लेज़र रेज जो हेयर रिमूवल के लिए यूज़ होती हैं वो बहुत माइल्ड होती हैं, वो हमारी स्किन से आगे नहीं जाती, तो वो सिर्फ स्किन को ही ट्रीट करती हैं। और वैसे भी लेज़र तो आपको पता है आजकल आई सर्जरी में लेज़र कब से यूज़ हो रहा है, हर चीज़ में हो रहा है, तो इट्स सेफ। और हेयर रिमूवल वाला तो बिल्कुल ही सेफ है क्योंकि वो तो बिल्कुल माइल्ड स्किन तक रहता है, आगे जाता ही नहीं। ठीक है। और बोटॉक्स के बारे में अगर हमारी ऑडियंस जानना चाहे तो वो प्रोसीजर किस तरह कंडक्ट किया जाता है? बोटॉक्स जो है वो भी एक बहुत सिंपल मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है। उसमें ये होता है कि पहले हम कंसल्टेशन करते हैं, पेशेंट के देखते हैं। बोटॉक्स का अक्सर मकसद ये होता है कि हमारे मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर दे, तो जो हमारी डायनामिक लाइंस होती हैं, डायनामिक रिंकल्स, यानी वो रिंकल्स जो आपके फेस एक्सप्रेशंस के साथ पड़ते हैं, जैसे आईज के साइड पे क्रो फीट पड़ता है या कई लोगों के इधर या माथे पे लाइनें पड़ती हैं जब वो बात करते हैं, तो उसके लिए हम उनको लगाते हैं बोटॉक्स। और वो इस तरह लगाते हैं कि वो थोड़ा सा मसल रिलैक्स हो जाता है, तो वो लाइंस जो है इनकी वो इतनी डार्क नहीं पड़ती। लेकिन बोटॉक्स में ये होता है कि हम थोड़ा सा अब ऐसे करते हैं कि पहले हम उनको थोड़ा सा डोज देते हैं और उसके बाद इन्हें कहते हैं कि असर इसका आते आते 15 डेज लग जाएंगे। 15 डेज बाद आप दोबारा हमें पिक्चर्स भेजें, फिर या हमें विजिट करें, फिर हम देखते हैं अगर और ज़रूरत होती है तो हम और लगाते हैं, और अगर पूरा इफेक्ट आ चुका हो तो हम नहीं लगाते। इसका वजह ये होती है, हम चाहते हैं कि बिल्कुल प्लास्टिक फेस ना लगे, बिल्कुल नेचुरल फेस लगे, और साथ किसी को पता भी ना चले कि आपने बोटॉक्स लगाया। ठीक है। अच्छा, बोटॉक्स यानी अगर कोई डिम्पल वगैरह पड़ते हैं उसको भी कवर कर सकता है, या अगर जिन लोगों की चिक्स अंदर गई हुई हैं तो उसको भी रिकवर कर? नहीं, देखिए उसके लिए जो चिक्स अंदर गई हुई है ना, उसके लिए तो फिलर लगाने पड़ते हैं। जो बोटॉक्स है वो हमारी सिर्फ डायनामिक लाइंस यानी लाइंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, उनको कम करने के लिए। बाकी जो हमारे जिस तरह कुछ लोगों के इधर डिप्रेशन से पड़ जाते हैं बात करते हुए या हंसते हुए, बहुत डार्क लाइंस होती हैं, लाफिंग लाइंस, या यहाँ पे मेरिनेट लाइंस पड़ जाती हैं, फिर अगर बहुत डार्क लाफिंग लाइंस हो तो उसके लिए फिलर्स लगाने पड़ते हैं। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें एंटी एजिंग की, तो एंटी एजिंग का जो रोल है एस्थेटिक में, या एस्थेटिक उसको किस तरह कवर करती है? देखिए, एंटी एजिंग तो बेसिकली एस्थेटिक्स है ही एंटी एजिंग के लिए। अब उसके लिए ये होता है कि अगर डिपेंड करता है कि जब पेशेंट आता है हम देखते हैं, अगर तो उसको वैसी थोड़ी सी स्किन लूज हुई हुई है, उसके फेस की थोड़ी सी जैसे सैगिंग हुई हुई है, वो कई दफ़ा इसलिए भी हो जाती है, जो लोग बहुत जल्दी वेट लूज करते हैं तो उसके बाद उनको हो जाती है, तो उसके लिए तो हम उन्हें कहते हैं कि आप माइक्रो नीडलिंग करवाएं। 2-3 सेशंस करवाते हैं। माइक्रो नीडलिंग एक बहुत बेसिक प्रोसीजर है जिसमें हम स्किन को माइक्रो नीडल्स से पंक्चर कर रहे होते हैं, तो उससे होता है उसके रिस्पॉन्स में कोलेजन बनता है। ठीक है। तो 20 डेज लगते हैं, कोलेजन बनता रहता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आफ्टर 20 डेज आप रिपीट कराएं एक सेशन। तो इस तरह 2-3 सेशंस करते हैं तो उनकी स्किन टाइटनिंग हो जाती है। अगर किसी इंसान को वैसे बेसिकली उसकी स्किन ठीक है लेकिन उसकी लाइंस जो फेशियल एक्सप्रेशंस की वो बहुत ज़्यादा डार्क हैं, तो फिर हम उसे कहते हैं कि आप बोटॉक्स पे चले जाएं, फिर उसको बोटॉक्स लगा देते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा किसी को सैगिंग है तो फिर थ्रेड्स डाल सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा अगर हो
तो फिर हम उसको प्लास्टिक सर्जन को रेफर कर देते हैं फेस लिफ्ट के लिए, फिर उनका काम शुरू हो जाता है। जी, फिर उनका। अच्छा डॉक्टर महनाज, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जब से आप इस प्रोसीजर्स के अंदर हैं और ये आप कर रही हैं एस्थेटिक के, जी जी, तो आपने क्या फील किया कि कौन सी एज के पेशेंट ज्यादा रिपोर्ट होते हैं? कौन सी एज के? टीनेजर ज्यादा हैं, जवान ज्यादा आते हैं, बूढ़े ज्यादा आते हैं, या एल्डर एज के लोग ज्यादा? यंग गर्ल्स भी आती हैं हमारे पास और 40+ की एज में भी आती हैं पेशेंट्स, जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो एस्थेटिक प्रोसीजर करवाएं। यंग एज में तो हम उनको कहते हैं कि आप ना किसी प्रोसीजर की तरफ जाएं, सिर्फ ऐसी क्रीम्स और मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक यूज़ करें कि ताकि आप इन चीज़ों की पड़े ही ना, यानी रिंकल्स पड़े ही ना, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि जब रिंकल्स पड़ जाएं, फाइन लाइंस आ जाएं, तो फिर आप उनको ट्रीट करें। जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा। आपने देखा कि मेरे साथ डॉक्टर महनाज आसम और डॉक्टर सुबहात अली जैदी मौजूद हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में और लाइट मूड के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि आपकी खूबसूरती को बरकरार रखने के कौन कौन से प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपने देखा कि हमारा आज का जो प्रोग्राम है हेल्थ स्पेशल, इसमें हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको मेंटेन कैसे रखा जा सकता है, उसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए क्या क्या प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट किया जाता है, और आज के दौर के अंदर एस्थेटिक जो है उसका किस तरह रोल है आपकी खूबसूरती को बरकरार रखने में, मेंटेन रखने के अंदर। तो हमारे साथ स्टूडियो में चूँकि डॉक्टर महनाज आसिम जो कि एक्सपर्ट हैं एस्थेटिक फिजिशियन की, डॉक्टर सुबहात अली जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, और रिवाइवल 360 जो इनका बेसिकली एक ग्राउंड है या जो बेसिक एक हमारा प्रोसीजर करने की एक जगह है लाहौर के अंदर, हम उसी को भी साथ एंगेज करें ताकि लोगों को ये पता भी चले, अगर वो किसी भी जगह सर्च करना चाहें तो रिवाइवल 360 वो अगर उसको लिखें तो उनको डॉक्टर महनाज आसिम और सुबहात अली जैदी का दीदार हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर महनाज, बात हम कर रहे थे कि आपके इस एक्सपीरियंस के अंदर किस एज के लोग रिपोर्ट हुए, तो आपने बताया कि इसमें तकरीबन मिले जुले लोग आते हैं, हर एज के लोग आते हैं। अब यहाँ पे एक इशू आ जाता है अफोर्डेबिलिटी का। लोग समझते हैं कि उनकी जो है ना फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, इकोनॉमिकल हालात इस तरह के हैं, तो क्या ये सारे प्रोसीजर जो है वो कॉस्टली होते हैं? नहीं, ऐसे नहीं है। कुछ प्रोसीजर्स हम मिनिमल चार्जेस पे भी कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायरमेंट। और फिर ये कि अगर मल्टीपल सेशंस हैं तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि 3 या 4 सेशन बुक करवा लें, तो उसमें टोटल अमाउंट पे फिर उनको डिस्काउंट दे देते हैं। इतने एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि आजकल हम सब ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, आपको पता है कहीं ब्रांड्स पे सेल लग जाए तो कैसे धक्के पड़ रहे होते हैं। हमारे मुआशरे में असल में ये है ना कि हेल्थ के ऊपर लोग इन्वेस्ट नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली यही बात है। उनके पास हर चीज ब्रांडेड होगी, लेकिन वो हेल्थ पे कहेंगे कि किसी पार्लर वाली से क्रीम बनवा लेते हैं, वही लगा लेंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर सुबहात अली जैदी, आज के दौर के अंदर कॉस्मेटिक क्रीमें यूज करने के क्या नुकसान हैं? देखिए, बात यह है कि जो क्रीम्स लोग यूज करते हैं गोरा होने के लिए, हम तो खैर गोरा होने पे बिलीव नहीं करते, हम कहते हैं हम अपनी स्किन को बेहतर करें। अब वो जो 2-3 क्रीम्स 5 क्रीमें मिक्स करके लोग लगाते हैं, इसका तो खैर आपने भी देखा होगा, हर डॉक्टर को पता है कि इसकी इतनी बुरी एक्ने निकलती है फेस पे, क्योंकि उसमें स्टीरॉयड होता है और एकदम से ब्रेकआउट होता है और साथ दाने होते हैं, पूरे मुंह पे फैल जाते हैं। ठीक है, और उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है उसको वापस ट्रीट होने में। प्लस ये कि इन क्रीम्स में क्योंकि स्टीरॉइड्स होते हैं तो फेस पे हेयर ग्रोथ भी शुरू हो जाती है गर्ल्स को, तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आता है। लोगों को बिल्कुल इनकी तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन लोगों की स्किन वैसे ही नीट एंड क्लीन हो, तो कुछ लोग शौकिया हाइड्रा फेशियल और इस तरह की क्रीमें लगाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मशवरा है? घर पे जो क्रीम्स लगाते हैं उनको लगानी चाहिए? अगर उनकी स्किन ठीक है तो उनको जरूर नहीं, अगर उनकी स्किन ठीक है तो उन्हें जरूर लगानी चाहिए, इसलिए कि उस अच्छी स्किन को मेंटेन करें। ये नहीं कि क्रीम्स नहीं लगानी, अच्छी क्रीम्स लगाएं, डॉक्टर के मशवरे से लगाएं और अपना एक स्किन केयर रिजीम फॉलो करें कि सुबह उन्होंने क्या लगाना है, रात को उन्होंने क्या लगाना है, उसको रेगुलर लगाएं, तो डेफिनेटली उनकी अच्छी स्किन मेंटेन रहेगी। जैसे हम अपनी गाड़ी खरीदते हैं, उसकी भी हम मेंटेनेंस पे एक रूटीन फॉलो करते हैं, घर को मेंटेन करते हैं, हर चीज को, कपड़ों को मेंटेन करते हैं, तो इस तरह उस स्किन को भी मेंटेनेंस की जरूरत है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर महनाज, आप ये समझती हैं कि ओवरवेट होना एस्थेटिक में, जब लोग आपके पास प्रोसीजर्स के लिए आते हैं तो आप लोग उनको ये मशवरा भी देते हैं कि आप अपनी बॉडी को इंटरनली भी ठीक करें? जी बिल्कुल, क्योंकि इंटरनल ठीक करेंगे तो एक्सटर्नली रिजल्ट आएगा। बिल्कुल डेफिनेटली, ये बात तो है। ठीक है, तो डार्क सर्कल का जो ट्रीटमेंट है वो एस्थेटिक में वो कितना कामयाब है?
बहुत कामयाब है। बहुत पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, स्पेशली यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ के स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो डार्क सर्कल के ऊपर या अपना स्कार्स के ऊपर आपको पीआरपी भी रिकमेंड? जी, पीआरपी के सेशंस होते हैं। फिर घर में हम उनको क्रीम एडवाइस करते हैं जो डेली नाइट पे अपने डार्क सर्कल्स पे लगाएं, या अगर पूरे फेस पे पिगमेंटेशन निशान है तो उन पे लगाएं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता लाइट होके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अगर हमारी ऑडियंस ये जानना चाहे कि पीआरपी जो फेस के ऊपर की जाती है वो कितनी सेफ एंड साउंड होती है? सेफ एंड साउंड 100% सेफ एंड साउंड। हमारे पास तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो करवा रहे हैं, कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। नहीं, लोग ये समझते होंगे ना कि कोई नीडल ऐसी लगाते हैं जिसका कोई जख्म बनता है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता चलता। कई दफ़ा तो पेशेंट थोड़ी बहुत रेडनेस होती है जो विदिन 24 आवर्स चली जाती है। उसके बाद तो अगर आप किसी को नहीं बताएं तो कोई आपका फेस देखकर नहीं जज कर सकता कि आपने माइक्रो नीडलिंग करवाई हुई है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि वो लोग जो अपने फेस के ऊपर हेयर रिमूवल के लिए लेज़र करवाते हैं तो उसके बाद उनको एक अजीब किस्म की कैफियत होती है कि फिर उनको बर्फ लगानी पड़ती है और ठंडक उसकी जलन होती है, तो ये क्या वजह होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आईपीएल मशीन से होता है इससे, लेकिन जो हमारे पास है यहाँ जो लेटेस्ट मशीन्स आ गई हैं, डायोड, सुप्रेनो वगैरह, उसमें ऐसा मसला नहीं होता क्योंकि उनका कूलिंग हेड साथ ही अटैच्ड होता है। ठीक, वो हीट होती है साथ ही वो कूल हो जाती है, हीट पहुंचती है साथ ही वो कूल हो जाता है, तो उसमें ऐसा मसला नहीं होता। क्योंकि पहले हमने देखा कुछ लोग करवाते थे उनका चेहरा रेड हो जाता था, फिर उनको साथ बर्फ देते थे, फिर वो उसको लगाते रहते थे, फिर वो पहले आईपीएल मशीन्स आती थी ना, उनके साथ ऐसा इशू था। जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें ऐसा इशू नहीं है। उसमें ऐसा नहीं है। अच्छा, हेयर रिमूवल के जो आप फेस के ऊपर या अपर लिप्स उनको अगर कोई हेयर आते हैं तो इसके उनको मिनिमम कितने सेशन लेने पड़ सकते हैं? देखिए, हम लोग यूजुअली यही लोगों को कहते हैं कि आप 6 to 8 सेशंस मिनिमम आपको लेने ही हैं। ठीक है, अगर आपको परमानेंट हेयर रिमूवल चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि इसमें और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लोग अक्सर ये कह रहे होते हैं जी हमने तो लेज़र करवाया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब उसमें ये होता है, एक तो ये कि आपने लेज़र जब करवाना है तो फिर जल्दी जल्दी करवाना होता है, यानी आफ्टर एवरी 15 डेज या 3 वीक्स जब आपको बाल लगता है आ गए आप सेशन के लिए आ जाए। ये नहीं कि आपने एक करवाया उस पर 2-3 महीने आप आ नहीं रहे। फिर प्लस ये कि जब आप हेयर रिमूवल लेज़र से करा रहे हैं तो फिर आपने कोई और प्रोसीजर नहीं करना होता, यानी ये नहीं कि आपने वैक्सीन शुरू कर दी, थ्रेडिंग शुरू कर दी, कोई और प्रोसीजर कर दिया, वो नहीं करना। प्लस ये कि इसमें बहुत एहतियात करनी होती है कि ब्लीच आपने नहीं करनी, क्योंकि लेज़र की जो मशीन है वो इट एक्ट्स ऑन द मेलानिन पिगमेंट इन आवर हेयर, तो वो उस ब्लैक पिगमेंट पे इफेक्ट करती है। अगर वो बाल आप गोल्डन कर लेंगे ब्लीच से तो उस पर तो लेज़र ने असर ही नहीं करना, बल्कि जो प्रोसीजर है वो बैक टू ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए आपने उस दौरान ये केयर करनी होती है कि जल्दी सेशंस करवाएं, बार बार आएँ। दूसरा ये कि कोई और प्रोसीजर ना करें, सिर्फ लेज़र कर रहे हैं तो रेजर से रिमूव करना है और लेज़र करना है, यही करना होता है। और तीसरा ये कि ब्लीच ना करें बिल्कुल। ठीक है, यानी ब्लीच किसी तरह की भी वो नहीं कर सकते। अगर वो पार्लर से करवाना चाहते हैं फेशियल करवाएं, लेकिन उनसे कहें कि वो पॉलिशर या ब्लीच ना लगाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर मेहनाज, अब हम आते हैं व्हाइटनिंग के ऊपर, चूंकि चिट्टा होना इज पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो कहते हैं जी एक क्रीम लगाएं और चिट्टे हो जाएं, या चिट्टे होने की कोई ड्रिपें होती है? जी बिल्कुल होती है। तो व्हाइटनिंग जो ड्रिप्स होती हैं इनका कॉन्सेप्ट वो लोगों को किस तरह हम समझाएं कि वो कब लगवानी चाहिए, कितना उसका बेनिफिट है? जी उसमें बेनिफिट्स तो काफ़ी हैं, लेकिन ऐसा 1 या 2 टोन स्किन बेहतर हो जाती है, लेकिन ऐसे नहीं होता है जो रियलिस्टिक हम देखें तो, कि उसमें फ़र्क तो आता है, आपकी स्किन फेयर भी हो जाती है, ग्लो भी करती है, लेकिन ये नहीं होता कि बिल्कुल एक कोई हबशी को हम गोरा चिट्टा कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसमें हम, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरा ख्याल ग्लोटा था सारा वहाँ भी यूज हो चुका होता है। डेफिनेटली, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, डिफरेंट किस्म की ग्लूटाथायोन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें इंजेक्शन भी आते हैं, ऑरल मेडिकेशन भी आती है, क्रीमें भी आती हैं, तो आपकी नज़र में एज ए एक्सपर्ट एस्थेटिक फिजिशियन आप क्या समझती हैं, इंजेक्शन का ज़्यादा रोल बेहतर है, ऑरल मेडिकेशन का बेहतर है, या क्रीम का, या तीनों को इकट्ठे अप्लाई? कॉम्बिनेशन में जी, कॉम्बिनेशन में ही हम एडवाइस करते हैं कि ड्रिप्स भी लगवाएं, ओरल भी खाएं, क्रीम्स भी लगाएं, साथ मॉइस्चराइज रखें स्किन को और सन ब्लॉक जरूर अप्लाई करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप देख रही हैं कि हम आजकल देखते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया पे एक ड्रिप्स होती है, उसमें 10-12 टीके डाल दिए जाते हैं, फिर वो लगाई जाती है, तो इसकी रियलिटी क्या है? देखिए, ये तो एक्चुअली
है ऐसे ही 3-4 इंजेक्शन उसमें डालते हैं, जैसे डिफरेंट विटामिन डालते हैं, ग्लूटाथायोन तो डालते हैं, विटामिन सी डालते हैं, इस तरह वो तो होता ही है। एक ड्रिप में आप 4-5 इंजेक्शन डालते हैं, लेकिन वो एक छोटी सी ड्रिप होती है 100 ml वाली, उसमें मिक्स करके इंजेक्शन डाल के और आप लगा देते हैं। लेकिन इसमें ये है कि कितना इफेक्ट आएगा ये हर पेशेंट पे डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को इफेक्ट आता है, कुछ लोग कहते हैं हमें बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ा, ऐसा भी हो जाता है। दूसरा ये कि आपको ग्लूटाथायोन ड्रिप्स कहीं से भी अगर आप लगवाएं तो एक इसके अंदर प्रोटोकॉल ये है कि आपको अपने सारे टेस्ट पहले करवाने चाहिए। ठीक है। आपको लिवर, किडनी सारा सही काम कर रहा है, यंग लोगों में भी कई दफ़ा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हम पहले पेशेंट्स के सारे टेस्ट करवाते हैं, और उसके टेस्ट ठीक आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, तो फिर हम उसको लगा देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने अगर ये इंजेक्शन की बात करें ग्लूटाथायोन की, तो इसका एक आम आदमी कैसे समझे कि इसका जो कोर्स है वो कितने इंजेक्शन का है? जैसे कुछ लोग कहते हैं जी 5 ड्रिप में लगवानी है, कुछ कहते हैं 10 लगवानी है, तो इसका बीइंग कंसल्टेंट एस्थेटिक फिजिशियन आप ये क्या समझती हैं कि रिकमेंडेशन क्या है? देखिए, ये तो इफेक्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसका ग्लूटाथायोन का आप पहले से बता नहीं सकते इस पेशेंट पे कितना इफेक्ट आ रहा है। किसी पेशेंट पे हो सकता है थोड़ी सी ड्रिप्स में बहुत फर्क पड़ जाए, और थोड़ा सा कुछ पेशेंट एक्सपेक्टेशंस पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग कहते हैं कि बस थोड़ी सी स्किन हमारी नीट हो जाए, तो हम कहते हैं ठीक है, उनको इतना, लेकिन मिनिमम आपको 6 तो लगवानी पड़ती है। ठीक है, 6 और कितना इसमें गैप कितना होना चाहिए? वीकली लगवा सकते हैं या 15 डेज बाद लगवा लें, 10 डेज बाद भी लोग लगा लेते हैं। अगर हम इस पे एक्सपेंस की बात करें तो एक ट्रिप के ऊपर मिनिमम कितने एक्सपेंस है? देखिए, जैसे आपने अभी कहा कि उसके अंदर इतने सारे इंजेक्शन आप डालते हैं, तो एक ड्रिप 6 to 8,000 की, तो यानी 10,000 का एक स्टेप उनका बनता है। हाँ, ठीक है, यानी एक कमेटी तो पूरी लग गई इसमें। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर महनाज, अगर हम बात करें, जैसे हम गोरा होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम नेचुरली तौर पे लोग इस एरिया में जितने भी लोग हैं वो गंदमी कलर है उनका जो जी बिल्कुल, तो ये जितनी देर मर्जी ट्रिप्स लगाते रहे लेकिन वापस उन्होंने अपने असल कलर पे आना, क्या ये रियलिटी है? यस बिल्कुल। ये वही वो कहते हैं जो असर रहेगा तो चलता रहेगा काम? नहीं, ऐसा नहीं होता, मेंटेनेंस डोज लगवानी पड़ती है आपको। नहीं लगवाएंगे तो आप अपने ओरिजिनल कलर पे वापस चले जाएंगे। जी ठीक हो गया। तो डाइट का कितना अहम रोल है एस्थेटिक प्रोसीजर्स के साथ? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। उसमें आप क्या क्या रिकमेंड करते हैं उनको? विटामिन सी वाली डाइट रिकमेंड करते हैं, ड्राई फ्रूट्स करते हैं, वेजिटेबल्स करते हैं? दोनों ही फ्रेश फ्रूट्स की अपनी एक अहमियत है और ड्राई फ्रूट की अपनी एक अहमियत है। दोनों चीजें ही लेनी चाहिए, और वेजिटेबल्स सैलेड्स वगैरह बिल्कुल लेने चाहिए। और इसके अलावा जो थोड़ी एज में जब आ जाते हैं 30+ पे, तो फिर आपको यखनी सूप वगैरह जरूर लेना चाहिए ताकि आपकी स्किन में कोलेजन बनता रहे। ठीक हो गया। डॉक्टर सबाहत, हमारे पास आखिरी 2 मिनट होंगे। डॉक्टर सबाहत, पब्लिक के नाम क्या मैसेज देना चाहती हैं कि पब्लिक अपने आप को खूबसूरत कैसे रखे और अपनी खूबसूरती को मेंटेन कैसे करे? डॉक्टर सबाहत का नाम, पैगाम पब्लिक के नाम। मैं तो यही लोगों को कहूँगी कि आप लोग अपने आप को सबसे पहले तो खुश रहें, स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस स्किन का बहुत बड़ा दुश्मन है। फिर ये कि अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, ये भी आपको स्किन को, एक अच्छी स्किन को कंट्रीब्यूट करेगा। हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी स्किन होगी। और फिर ये कि आप अच्छे एस्थेटिक फिजिशियन से इन कांटेक्ट रहें, अपने स्किन को मेंटेन रखें, मेंटेनेंस प्रोसीजर्स करें, तो बहुत लंबे अरसे तक आप अपनी स्किन को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू जी। डॉक्टर महनाज, आपकी तरह लोग अगर खूबसूरत होना चाहें, उनको लगे कि महनाज की खूबसूरती हमारे ऊपर भी आए, तो डॉक्टर महनाज का पैगाम पब्लिक के नाम? भाई, पानी ज्यादा पिए, खुश रहें। डॉक्टर सबाहत पहले ही कह चुकी हैं कि स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, और उसके अलावा मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, सन ब्लॉक जरूर लगाएं, और पैदल चलें, कम खाएं, ज्यादा चलें। जो मैं नहीं करती, लेकिन आप लोग जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर महनाज आसम, आप हमारे पास आई और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की ताकि हमारी ऑडियंस को समझ भी आई। डॉक्टर सबाहत अलीज़ादी, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू की। नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर महनाज आसम और डॉक्टर सबाहत अलीज़ादी हमारे साथ मौजूद थी। दोनों एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं, साथ में क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी हैं और प्रैक्टिशनर्स भी हैं। मेरा आज इनको बुलाने का पर्पज़ और मकसद, विजन ये था कि आप लोगों को बाकायदा तौर पे ये बताया जाए कि पार्लर्स के ऊपर या डिफरेंट किस्म के छोटी मोटी जगह पे जो आप प्रोसीजर्स करवाते हैं एस्थेटिक के नाम पे, वो आपकी स्किन को किस तरह डैमेज कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपने कोई प्रोसीजर करवाना हो तो कोशिश करें कि आप जो है रिवाइवल 360 पे आएँ और जो हमारी डॉक्टर्स हैं और क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो हैं उनको फॉलो करें और उन्हीं के पास जाएं, ताकि आपका प्रोसीजर भी बेहतर अंदाज में हो और आपकी स्किन जो है वो किसी भी तरह की क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट ना हो या कोई मूजी बीमारी आपको ना लगे।
अपना और अपनी फैमिली वालों का भी ख्याल रखें और अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग हों जो किसी भी तरह की बीमारी का शिकार हो या स्किन से रेलिवेंट किसी भी प्रोसीजर्स के बारे में आगाही चाहते हों तो हमारे इस मैसेज को उन तक ज़रूर शेयर करें। आप हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिका किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो कमेंट में कमेंट कीजिए, और हमारी इस जो प्रोग्राम होता है इसमें नेगेटिव कमेंट करें या पॉजिटिव कमेंट करें, लेकिन ज़रूर करें। जब आप कमेंट करते हैं तो हमारी आवाज़ जो है मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। हम दोबारा से आपके कमेंट को मद्देनज़र रखते हुए एक नया प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो आपने सवाल रेज़ किए हों, उठाए हों, उसको हम अपने एक्सपर्ट के सामने रखते हैं और हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर वो आपको बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो नाजरीन, आपको हमारे इस स्किन से रेलिवेंट या आपको एस्थेटिक प्रोसीजर से मुतल्लिका इन डॉक्टर साहबान की अगर खिदमत चाहिए हो या इनकी अगर आप इनसे कोई अपनी किसी भी तरह का प्रोसीजर लेना चाहते हो तो आप इस प्रोग्राम के थ्रू इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मुझे, मेरी गेस्ट और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।